हेलो एवरीवन, माय सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जो फेडरलिज्म के डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस किया था, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से पहले की अगर हम बात करें, ठीक है, तो दो टॉपिक पे हमने बात की थी, लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट और लिंग्विस्टिक स्टेट। आज इस वीडियो में हम उससे आगे की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो आप ये देखिए कि 1947 से अगर हम चीज़ों को चेक करें तो मोस्टली अगर आप देखें सेंटर में जो गवर्नमेंट होती थी वो एक सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट होती थी। यानी कि मतलब क्या हुआ कि मोस्टली टाइम एक ही पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में भी और मोस्टली स्टेट में गवर्नमेंट बना रही थी। ऐसा बहुत कम होता था कि स्टेट लेवल पे किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बन जाए, और अगर वो गवर्नमेंट बन जाती थी तो जो सेंट्रल में बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टी होती थी, इसको आप रूलिंग पार्टी कह सकते हैं, वो उनको काम नहीं करने देते थे। और ये कंडीशन हमारे यहाँ ये मानेगा कि 1990 तक लगातार चलती रही। 1990 का जो टाइम पीरियड था उसमें क्या हुआ कि जो रूलिंग पार्टी थी सेंटर में वो धीरे धीरे वीक होते चले गए। उनके वीक होने का मतलब था कि डिफरेंट रीजनल जो पार्टीज थी या जो क्षेत्रीय पार्टी आप उनको कह सकते हैं या लोकल पार्टी भी आप उनको कह सकते हैं या फिर स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी भी आप उनको कह सकते हैं, इनका जो है दबदबा बढ़ता चला गया। अब मान लीजिए मैं सेंटर की पार्टी हूं और मुझे क्लियर मेजोरिटी पार्लियामेंट के लिए नहीं मिली है और मैं ये भी चाहता हूं कि मेरी गवर्नमेंट बने, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो डिफरेंट रीजनल पार्टीज हैं, स्टेट लेवल की पार्टीज हैं, उनसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यानी आपको अब उनके साथ कोएलिशन कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा, यानी कि गठबंधन बनाना पड़ेगा। अब आप ये देखें कि जब सेंट्रल में अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए मैं उनसे सपोर्ट मांग रहा हूं, तो फिर स्टेट लेवल पे मैं उनकी गवर्नमेंट को कोई ना कोई बहाना लगाकर टर्मिनेट नहीं कर सकता हूं, ठीक है। उसी टाइम पीरियड में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया था, जिसके बाद ये आसान नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि वो जब चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दें। तो इससे क्या हुआ कि भारत में गठबंधन सरकारों की नींव पड़ी, जिन्हें हम खिचड़ी सरकार के नाम से भी जानते हैं, और भारत में जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो पूरी तरह से चेंज हो गया। यानी जो रीजनल पार्टीज थी उनका दबदबा बढ़ता चला गया, क्योंकि अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बराबर की साझेदारी कर रही थी। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ जो पावर शेयरिंग था वो अब बेटर वे में जो है इंडिया में अप्लाई होने लगा, और सेंट्रल में जो भी रूलिंग अथॉरिटीज होती थी उनके साथ स्टेट लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती थी उनकी भी इंपॉर्टेंस जो है बढ़ती चली गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म था वो इंडिया में प्रॉपर वे में अप्लाई होने लगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि सत्ता का विकेंद्रीकरण आपने कैसे किया, यानी सत्ता को आपने अलग अलग ऑर्गन्स में कैसे डिवाइड कर दिया। अगर हम टेक्निकली इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो हम ये कह सकते हैं व्हेन द पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, देन इट इज शिफ्टेड टू लोकल गवर्नमेंट, देन इट इज नॉन एज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जनरल वे में आप देखिएगा, आप कहीं भी रहते हैं, आपके मोहल्ले की जो गलियां हैं उनमें पानी भर जाता है, या हमारे घरों में जो है टंकियों में से पानी नहीं आता है, तो क्या इसके लिए अगर हम मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन करें तो सोचकर थोड़ा सा अजीब लगता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो लोकल इश्यूज होते हैं वो लोकल लेवल पे ही जो है क्लियर कर लेने चाहिए। लोकल लेवल की जो अथॉरिटीज होती हैं, हमारे जो इर्द गिर्द के बंदे होते हैं, उन्हें पता होता है कि भाई आम जो हमारी कम्युनिटी में किस तरह की प्रॉब्लम लोगों के सामने है और उसको हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहीं से जो है थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट डेवलप होता है, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि जो डे टू एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं, डे टू डे के, वो हम लोकल लेवल पे आसानी से सुलझा सकते हैं। अब अगर लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रूरल में और अर्बन में। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के अकॉर्डिंग बात करें तो रूरल में हम क्या देखते हैं कि जनरली आप देख सकते हैं, अगर आप गांव से रिलेट करते हैं, कि क्या होता है कि या तो एक गांव होता है, ठीक है, या कुछ गांव मिलकर क्या बना लेते हैं, अपनी ग्राम पंचायत बना लेते हैं, ठीक है। उस गांव में रहने वाले जितने एडल्ट होते हैं वो ग्राम के प्रधान के लिए वोट देने का काम करते हैं, ठीक। ये जो आपकी ग्राम पंचायत होती है ग्राम सभा के ऑब्जर्वेशन में काम करती है। साल में जनरली 2 बार इनकी मीटिंग बुलाई जाती है, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा उसके वेलफेयर के लिए हम पॉलिसी बना सकें। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत सारी जो ग्राम पंचायत होती हैं उनको मर्ज कर देते हैं, तो बन जाता है ब्लॉक। क्लियर। फिर हम क्या करते हैं, ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं। जैसे अगर हम अपने शहर में बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे ब्लॉक जो है डेवलप हो रहे हैं, जैसे कुकड़ा ब्लॉक के नाम से अगर आप मुजफ्फरनगर की लोकेलिटी में देखते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, ब्लॉक में देखेंगे तो जो ब्लॉक में भी जो है जो हेड होगा वो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ही माना जाता है।
देन आफ्टर आती है आपकी जिला परिषद, यानी हम क्या करते हैं, बहुत सारे ब्लॉक को मर्ज कर देते हैं और फिर बन जाता है जिला परिषद। तो अगर फिर से देखें तो सबसे जो लोअर ऑर्गन है दैट इज द ग्राम पंचायत, फिर हम बहुत सारे ग्राम पंचायत को मर्ज करेंगे तो बन जाएगा ब्लॉक, फिर बहुत सारे ब्लॉक को मर्ज करेंगे तो बन जाएगी जिला परिषद। जिला परिषद में जो हेड होते हैं वो भी पॉलिटिकल बॉडी होते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो इंटर रिलेट हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में जो एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं और कुछ सरकारी अधिकारी भी जो है इसकी बोर्ड ऑफ काउंसिल के जो है मेंबर होते हैं। जनरली ग्रामीण क्षेत्रों में या छोटे छोटे कस्बों में जो पंचायत होती है उनका काम इन सब इलाकों के वेलफेयर के लिए पॉलिसी को बनाना होता है। अच्छा, अगर हम शहरों में देखते हैं तो दो कंसेप्ट पे हम लोग काम करते हैं, म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जनरली जो छोटे शहर आपके होंगे वहां पे हम म्यूनिसिपैलिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे और जो बड़े शहर होते हैं वहां पे हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को हाईलाइट करते हैं। जनरली जो म्यूनिसिपैलिटी में जो अध्यक्ष होता है जिसको हम चेयरमैन के नाम से जानते हैं, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसमें हम मेयरशिप को यूज करते हैं। म्यूनिसिपैलिटी में हम क्या कहते हैं कि वार्ड मेंबर होते हैं और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसमें हम काउंसलरशिप को यूज कर सकते हैं। जनरली अगर फाइनेंशियल अथॉरिटी की आप बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो म्यूनिसिपैलिटी है अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होती है कि म्यूनिसिपैलिटी में जो फाइनेंशियल अथॉरिटीज होती हैं वो जो है क्या होती है, वो कम होती हैं, जबकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो है ये ज्यादा होती है। अब अगर हम इन सब चीजों को जो है एकजुट कर लें तो मेन मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है उसको इंडिया में अप्लाई कैसे किया गया। देखिए, जनरल वे में पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी वो जो डिफरेंट फंड्स होते हैं उनको जो है रिलीज करने के लिए तैयार नहीं होते थे और ना ही वो लोकल गवर्नमेंट के साथ अपनी पावर्स को शेयर करना चाहते थे। 1971 से लेकर अगर 1992 का टाइम पीरियड भी हम चेक करें तो उसमें हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही जो है जनरली इस तरह के जो इलेक्शन थे लोकल बॉडीज के लिए वो नहीं कराए गए थे। फिर 1992 में हमने किया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी किया गया कि अब आपको जो है इलेक्शन कराने पड़ेंगे, ठीक है ना, और प्रॉपर वे में डिसेंट्रलाइजेशन को इंडिया में अप्लाई किया गया था। अगर हम सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करें तो आप क्या देख सकते हैं कि पहली कंडीशन क्या रखी गई कि आपको जो है स्टेट लेवल पे जो है हर स्टेट में इलेक्शन कराने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें आपको एससी और एसटी के लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व करनी पड़ेंगी, महिलाओं के लिए आपको 1/3 सीट जो है वो रिजर्व करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया गया स्टेट लेवल पे ताकि फ्री एंड फेयर वे में जो है इलेक्शन कंडक्ट कराया जा सके। और पांचवी कंडीशन यही रखी गई थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको जो फंड्स होते हैं वो जो है इन लोकल अथॉरिटीज को देने पड़ेंगे। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में प्रॉपर वे में जो डिसेंट्रलाइजेशन था यानी कि रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी अप्लाई हो पाया था। लेकिन अगर हम इन सब चीजों को ओवरऑल कंक्लूड करें तो एक चीज निकल के आती है, जैसे एट प्रेजेंट अगर आप देखें तो हमारे पास लगभग एट प्रेजेंट 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको आप वार्ड मेंबर भी कह सकते हैं। और बहुत सारे कंट्री आप देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे जिनकी टोटल पॉपुलेशन भी 36 लाख नहीं है। लेकिन अभी भी हमें एक लंबी यात्रा करनी है क्योंकि आज भी बहुत सारी स्टेट इंडिया में ऐसी हैं जो प्रॉपर जो रिसोर्सेज होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे आप शहरों में हैं, है ना, ये जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती है इनके साथ वो शेयर करना नहीं चाहते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जो कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है उसको और प्रॉपर वे में जो है इंडिया में अप्लाई करना है, ठीक है ना। अगर हम इसको प्रॉपर वे में अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग है वो हम बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, है ना। और जो पावर्स को डिफरेंट ऑर्गन के साथ आप शेयर करते हैं उससे आपकी जो वर्किंग होगी वो ज़्यादा एफिशिएंट वे में हो जाएगी। आई थिंक ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर होगी। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।